NCERT के सीरीज में आज हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे, आरंभिक नगर। इसके पहले हमने अध्याय 1, 2 और 3 कक्षा 6 की NCERT को कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा कर के उसके देख सकते हैं। तो आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा पहला नगर था जिसकी खोज हुई थी और जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता की, पूरी सभ्यता की खोज हुई थी। तो आइए इसके कहानी को जानते हैं। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, जिससे इसमें जो स्थल में कई इमारतें थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। और जब 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब उन्हें पता चला कि यह जो खंडहर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आपको बता दें कि हड़प्पा पुरास्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और चूँकि यह नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, जिसे हम चूँकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित, इसलिए हम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस सभ्यता का खोज 4700 साल, मतलब इस जो सभ्यता का निर्माण है वह 4700 साल पहले हुआ था। अब इन नगरों की विशेषता क्या है? तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा नगर की बात कर रहे हैं। तो इन नगरों में कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा लेकिन बड़ा था, लेकिन ये क्या था, निचले हिस्से में था। यानी कि जो पूर्वी हिस्सा था वो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचाई पर स्थित था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या था, नीचे स्थित था। ठीक। और दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी होती थी कि हजारों साल बाद भी इनकी दीवारें उसी तरह खड़ी थी। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिताई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। और ये जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो बहुत बड़े लेवल में ये फैला हुआ था। तो आइए हम मैप के माध्यम से इसको देखते हैं। तो ये है मैप, जो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के किनारे सभ्यताओं की खोज हुई है, जिससे हम इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता। तो इसमें कई सारे नगर है, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, जहाँ बड़े बड़े अन्नागार, स्नानागार हमको मिले हैं। सोतकाको, चनूदड़ो, गंवेरी वाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो ये सब स्थल हैं जहाँ से अलग अलग जो वस्तुएं हैं प्राप्त हुई हैं और उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर कुछ नगर दुर्ग, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविद क्या बोलते हैं, महान स्नानागार। तो जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो कहाँ, मोहनजोदाड़ो से हमको मिला है। और इस स्नानागार की खासियत है कि ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब इसको पूरा जो वाटर पैक करने के लिए इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पानी का रिसाव न हो। और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो ये इसकी विशेषता है। फिर आगे हम देखते हैं, और इसके अलावा हम
कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से हम क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसके पहले हमने पिछले चैप्टर में कुछ प्राचीन पुरा स्थल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कोल्डी हवा, जहाँ से हमको चावल के अवशेष मिले हैं। तो और भी कुछ जगह हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, जहाँ जो सवा धान था, तो उसके साथ हमको कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे हड्डियाँ मिली हैं मनुष्य के साथ किसी जानवर की, तो वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। फिर ये है महान स्नानागार, जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर भवन, नाले और सड़कों की हम बात करते हैं, तो इन नगरों में 2 मंजिला इमारतें होती थी। यानी मोहनजोदाड़ो, जो कि आज से 4700 साल पहले जिसका विकास हुआ था, वहाँ के घर भी क्या थे? 2 मंजिला होते थे। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घरों में कुछ अलग अलग स्नान घर भी हमको मिले हैं अवशेष के तौर पर। और कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। और जो यहाँ के घर मिले हैं, वो एक ग्रिड पद्धति के तौर पर बनाए जाते थे। ग्रिड पद्धति के कहने का मतलब ये कि एक सुव्यवस्थित तरीके से होते थे। यानी कि जैसे ये है ना, तो ये घर एक लाइन पर बने होते थे और यहाँ सड़कें होती थी, नालियाँ होती थी, तो ये सारी व्यवस्था होती थी उधर। इसके अलावा नालों के ढके होने के कारण इनमें अलग अलग जगह पर मेन होल भी बनाए जाते थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता कितनी सुविकसित सभ्यता थी। फिर नगरीय जीवन की हम बात करते हैं, तो हड़प्पा नगर में बड़ी हलचल हुआ करती थी। और जो नगर खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ संभवतः यहाँ के शासक जो होते थे, वो दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर चीज़ें मंगवाते थे, ठीक। और सोने चांदियों की ऐसे बने आभूषणों की भी यहाँ अवशेष मिले हैं। और यहाँ मोहरों पर जो लिखता था, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो यहाँ से जो मुहर है वो भी हमको इसके अवशेष मिले हैं। फिर इसके अलावा हम शिल्पकार की बात करते हैं। यहाँ शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते रहे होंगे। और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। तो हम ये कह सकते थे कि ये जो सभ्यता थी बहुत ही सुविकसित थी, जहाँ हर तरह की सुविधा रही होगी। ये आप देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो का एक सड़क है, जहाँ नाला भी है। और यहाँ ये जो चित्र है एक कुआं का है, जो कि फिर इसके अलावा ये एक हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली क्या है? मुहर, स्टेटाइट, जिसको अपन सील्स वगैरह बोलते हैं। और ये है खिलौने के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। फिर नगर और नए शिल्प की हम बात करते हैं, तो पुरातत्वविदों को यहाँ से ऐसी चीज़ें मिली हैं, जैसे पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई हुई वस्तु मिली है। औजार, हथियार, गहने, बर्तन आदि भी बनाए जाते थे। तो और इसके अलावा आकर्षक वस्तुएं मनके, बाट और फलक भी प्राप्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बाट है जिसका प्रयोग किया जाता, तौलने के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। और लाल मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा आप संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी।
और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले। पकी मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का ही संकेत देती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और आइए हम देख लेते हैं ये फ्यांस क्या होता था। तो फ्यांस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उसमें एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और जिसे नीले हल्के समुद्री रंग से क्या किया जाता, रंगा जाता था। और इसका जो फ्यांस है, इसका प्रयोग मनके बनाने, चूड़ियाँ, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे इससे। अब कच्चे माल, अगर कोई वस्तु बनती तो कच्चे माल कहाँ से आते थे? कच्चे माल जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, तो ये सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं जो बाहर से उस समय भी मंगाई जाती थी। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर तांबा, सोना, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे वे दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ लोहा लिखा हुआ है। आपको बता दें कि जब हम सिंधु सभ्यता की को पढ़ते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की लोहा का यूज नहीं मिलता है। ठीक, क्योंकि जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो लगभग 1000 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, तो अतरंजी खेड़ा के एटा से हमको लोहा को प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में कहीं पास भी लोहे का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कुछ वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, तो इनका आयात किया करते थे। आपको बता दें कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। राजस्थान में एक खेतड़ी है, खेतड़ी खान से ये तांबे का क्या करते थे, आयात करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया करते थे। टिन की बात करते हैं तो टिन का आयात ये भी आधुनिक ईरान से, अफगानिस्तान से किया करते थे। कांसा की हम बात कर रहे हैं तो कांसा जो है वो तांबा और जो टिन है वो ये दोनों मिलाकर वो क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। और इस सभ्यता में कांसा का सर्वप्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिला है, इसलिए हम इस जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कैसे होता था? तो यहाँ अनाज का अवशेष मिला है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। ठीक, और इसके अलावा यहाँ भैंस, भेड़ और बकरियाँ भी पालते थे। ठीक, और जिसके लिए आसपास तालाब और चारागाह होते थे। तो ये सारी चीज़ें अवशेष हमको मिली है हड़प्पा कालीन से। इसके अलावा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का भी है सूक्ष्म निरीक्षण हम करते हैं तो खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी क्या होती थी, उपजाऊ होती थी। ये जो धौलावीरा होता था वो 3 भागों में बटा होता था। हमने हड़प्पा की बात की तो वो 2 भागों में बटा था, पश्चिमी और पूर्वी भाग में। और धौलावीरा कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर का ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। यानी कि ये जो नगर था उसके चारों ओर के पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ये सुरक्षा के तौर पर हम देख सकते हैं। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। और यहाँ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में को पत्थरों में खुदा पाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबर नदी की एक उपनदी के किनारे लोथल
लोथल नगर ऐसा बसा हुआ था। हम धौलावीरा की बात किए, अब गुजरात में एक नगर है लोथल। ये भी कहाँ है? गुजरात में ये स्थित है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोथल के किनारे क्या बसा हुआ था? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह। तो ये बंदरगाह के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ इमारतें भी मिली हैं जहाँ क्या होता था? मनके बनाने का काम होता था। ठीक, पत्थर के टुकड़े और अर्ध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ क्या होते थे? मिलते थे। तो एक तरह से उद्योग चलता था। हाँ, मुद्रा की हम बात करते हैं। मुद्रांकन या मुहरबंदी में क्या अंतर है? ठीक ना, तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। और थैलों को बंद करने के लिए उन मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगा दी जाती थी। ठीक है ना, तो मुहरों की छाप को हम क्या बोलते हैं? मुहरबंदी कहते हैं। ठीक, और अगर ये टूटा फूटा है तो इससे पता चल जाता था कि भाई सामान से क्या हुई है? छेड़छाड़ हुई है। अब ये सभ्यता तो विकसित हुई थी, लेकिन अब इसका अंत कैसे हुआ था? ठीक है ना, तो इसका अंत 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने के कारण मिला। कई मतलब जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो अंत है वो बाढ़ आने से हुआ या नेचर में जो बदलाव हुआ उसके कारण हुआ। तो सबके अपने अलग अलग क्या है? मत हैं। तो जो सर्वमत जाता है वो किस में जाता है कि उसमें एक बाढ़ आई रही होगी और जिससे ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अन्यत्र में हम देखते हैं कि नील नदी जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, वैसे ही नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? मिस्र सभ्यता विकसित रही होगी। ये लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं दूर दूर तक भेजती थी। ठीक, और यहाँ बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे जिसे क्या बोलते थे? पिरामिड। और जहाँ शवों को दफनाया जाता था और इस शवों को हम क्या बोलते थे? मम्मी। ठीक, तो मिस्र की सभ्यता हमने देखा, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है मिस्र की सभ्यता। तो हम इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे आरंभिक नगरों का विकास हुआ और नगरों में किन किन प्रकार की सुविधाएं रही होंगी, और आज के जो नगर हैं और पहले के जो नगर है आखिर उनमें किस प्रकार का अंतर पाया जाता है और किस तरह की समानताएं पाई जाती थी। तो हमने इस चैप्टर में देखा और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।